कार्रवाई तो हो ही जाएगी, हम क्यों चर्चा कर रहे हैं इस पर। खैर, देखिए जुबैर खान जी, नमस्कार। ठीक है, अरुण सिंह जी वापस आएंगे। जुबैर खान जी, क्योंकि बंटू भाई रटा रटाया बयान देंगे। जैसे पत्रक दिया गया सीएमएस साहब को और बलिया अस्पताल दौरा बन चुका है, जैसे ही पत्रक दिया गया है भाजपा के मंत्री, भाजपा के नेता ये अस्पताल का दौरा करेंगे और जो कार्रवाई की बात हो रही है वो सेटलमेंट हो जाएगा, आप समझ सकती हैं। और मैं बलिया जुबैर जी सेटलमेंट अखिलेश सरकार में होता था। नहीं, सेटलमेंट की जो व्यवस्था रहा था, नहीं सेटलमेंट की ठीक है, लेकिन सेटलमेंट की जो व्यवस्था है वो अखिलेश सरकार में थी। हमारी सरकार में दोषी बख्शा नहीं जाएगा। अगर कोई व्यक्ति दोषी है तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। कोई मतलब नहीं है महोदया। बलिया में अस्पताल रेफर सेंटर हो गया है। बलिया में जितने डॉक्टर नहीं होंगे उतने कई सौ एम्बुलेंस बाहर खड़ी रहती हैं। रेफर टू बनारस, रेफर टू मऊ। और मैं बहेरी निवास भी करता हूं, कभी कभी तो रहने वाला देहात मनियर का हूं, लेकिन 1 घंटे में अगर मैं 50 एम्बुलेंस की फोटो ना भेज दूं, वीडियो ना भेज दूं, ये दुख की बात है कि बलिया का हर व्यक्ति बलिया में इलाज के नाम पे तड़प तड़प के, रेफर के नाम पे बनारस जाते जाते, चौपा घाट जाते जाते, गाजीपुर घाट जाते जाते, सागर पाली फुकना, यानी उसको मरना है, कल हमें भी मरना है। और बलिया का दुर्भाग्य है कि किसी भी बड़ी अनहोनी पे क्या कोई जनप्रतिनिधि बलिया का बलिया में इलाज करवाता है। हम भाजपा के लोगों से पूछना चाहते हैं, रही समाजवादी पार्टी बात की, सिकंदरपुर या अनकन जगहों पे समाजवादी पार्टी कि लोग भी, मैं दुख के साथ कहना पड़ रहा हूं। जुबैर जी हमारी सरकार में बहुत सारी व्यवस्थाएं बदली हैं। यही अखिलेश यादव की सरकार थी। अखिलेश जी के सरकार में सुई से लेकर रुई तक हॉस्पिटल में बेच दिया जाता था। बयान देंगे, कोई फायदा नहीं है। नहीं, अखिलेश जी की सरकार में सुई से लेकर रुई तक हॉस्पिटल में बेच दिया जाता था और हमारी सरकार ने पारदर्शिता के साथ काम करने का काम किया है। बड़ा अड्डा बन चुका है बलिया में दौरे होते हैं। दुर्भाग्य है इस बलिया में कि अब तक लमसम 5 बार प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री आते हैं और कोई सुधार नहीं होती है। मेडिकल कॉलेज का सपना दिखाया जाता है, एक ईंट की बुनियाद तक कुछ नहीं। मेडिकल कॉलेज बलिया में स्वीकृत हो चुका है, धन आवंटित हो चुका है। बहुत जल्द हमारे मुख्यमंत्री जी बलिया में आके उसका भूमि पूजन करेंगे। यही दुर्भाग्य है कि परिवहन मंत्री जी ने, अरुण जी पहले तो बीच में इंटरप्ट मत करिए। अरुण जी प्लीज बीच में इंटरप्ट मत करिए, ठीक है। जुबैर खान जी वापस आएंगे, रजनीकांत सिंह जी का रुख कर लेते हैं। रजनीकांत जी कैसे देख रहे हैं इस पूरे प्रकरण को, क्या कुछ कहना है इस पर? ठीक है, रुक जाइए जुबैर खान जी, रुक जाइए, ठीक है जी। ऐसा है कि पहले से स्थितियां निश्चित रूप से सुधरी हैं, लेकिन डॉक्टरों की मनमानी तो वैसे ही है। सीएमएस और जो सीएमओ हैं उनसे आप देखेंगे तो कह तो देते हैं कि दवाएं हैं, कागजों में शायद होंगी, लेकिन मौजूदा स्थिति में वो लोग निश्चित रूप से बाहर की दवाएं हर डॉक्टर लिख रहा है और ये सीएमएस और सीएमओ के नॉलेज में लिखा जा रहा है। जो बड़े डॉक्टर हैं, जैसे बलिया में महिला अस्पताल में आप देखेंगे जो एनेस्थीसिया के डॉक्टर थे, डॉक्टर अभिषेक, जिनके होने से बलिया में ऑपरेशन शुरू हुआ था, उनको उठा करके सोनवानी भेज दिया गया। और यहाँ पर जो है बलिया में एक 6 महीने का अप्रेंटिस किए हुए डॉक्टर को लगा दिया गया मुख्य शहर पे। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ी है। मंत्री जी के आने के बाद बहुत पैसे आए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत सारी सुविधाओं में बदलाव हुआ है, इस सरकार में बहुत सारी चीजें बदली है, लेकिन कहीं ना कहीं ये हो रहा है कि योगी जी और मंत्री जी की मंशा के विरुद्ध यहाँ पे काम हो रहा है। अधिकारी जो है निश्चित रूप से बेलगाम है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। बहुत सारे जांच है, अब जाएंगी तो जांच का जो है वो लोग मतलब अगर सही से सैंपल नहीं लिए तो जांच में भी गड़बड़ियां हो रही हैं। सिटी स्कैन मशीन जो है वो आए दिन खराब रहती है और सब कुछ, सारा धन, सारी संपत्ति होने के बाद भी ये सब हो रहा है। और ट्रामा सेंटर जो बलिया में है वो सिर्फ ड्रेसिंग और उसके लिए, क्योंकि कोई डॉक्टर है ही नहीं है ट्रामा का, कोई भी ऐसा डॉक्टर नहीं है, कोई हार्ट का स्पेशलिस्ट नहीं है, कोई इस तरह का विशेष अगर क्रिटिकल केयर के लिए कोई डॉक्टर देखा जाए तो वो बलिया में नहीं है, उसकी बहुत ज्यादा कमी है, जिसकी वजह से भी बलिया का ट्रामा सेंटर जो है वो रेफरल सेंटर बना हुआ है। अब शायद जो नया 50 करोड़ रुपए आए हैं उससे क्रिटिकल केयर बन जाए तो शायद नए डॉक्टर भी आ जाए, लेकिन इस समय सबसे बड़ी जरूरत है
कि डॉक्टर जो है वो महत्वपूर्ण क्रिटिकल केयर के लिए डॉक्टर्स बलिया में हूँ, क्योंकि अगर डॉक्टर्स ही नहीं रहेंगे तो फिर इलाज क्या होगा। और जो डॉक्टर है वो बाहर की पर्ची तो ऑलमोस्ट हमको लगता है कि सारे ही डॉक्टर लिखते हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और सारे डॉक्टर जो है वो घरों पे जो है अपनी चिकित्सा भी व्यवस्था सुचारू रूप से चला रहे हैं। तो रजनीकांत जी, इसमें आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आपने कहा कि शायद बन जाए। मैं आपको बता दूं बहुत जल्दी उसका भूमि पूजन होने जा रहा है, इसी माह में ठीक उसका है, भूमि पूजन आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। उसके बाद सुनील जी का रुख करेंगे और बात कर रहे हैं सिस्टम वेंटिलेटर पर। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जो हासिल होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बिजली बिल राहत योजना 2025-26 केस को लाया है भारी छूट। 28 फरवरी 2026 तक बकाया बिल के सरचार्ज ब्याज पर 100% तक की माफी के साथ ही मूल बिल में 25% तक की छूट। आज ही केस को वेबसाइट पे जाएं या नजदीकी केंद्र में संपर्क करें। केस को आपकी सेवा में सदैव तत्पर। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और बात कर रहे हैं सिस्टम वेंटिलेटर पर। सुनील त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुनील जी, बलिया हो चाहे बाराबंकी, उत्तर प्रदेश के कई अस्पतालों का हाल ऐसा ही है कि वो लूट का अड्डा बने हुए हैं, क्या कहना? देखिए ऐसी जी, डॉक्टरों की मानसिकता को लेकर हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने भी सख्त आदेश किए, प्राइवेट प्रैक्टिस आप नहीं करेंगे। इसके बावजूद भी चाहे लखनऊ मेडिकल कॉलेज हो, चाहे बलरामपुर हो या जिले के अस्पताल हो, प्राइवेट प्रैक्टिस आज भी कुछ डॉक्टरों द्वारा की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग के भ्रष्टाचार का आलम आज से इसी भाजपा सरकार ने मैं याद दिलाना चाह रहा हूं। एक डीजी की हत्या होती है, बच्चीलाल जी की, 2 सीएमओ की हत्या होती है, एक डॉक्टर की और हत्या होती है। ये भ्रष्टाचार सिलसिला स्वास्थ्य विभाग का बरसों से बना हुआ है। लेकिन अफसोस है ऐसी जी कि डॉक्टरों का काकस इतना मजबूत है कि इनके खिलाफ जरा आप कार्रवाई करके देख लीजिए, एक बार खबर दिखाइए, जुडिशरी तक खड़ी हो जाती है इनके साथ। चूंकि मजबूरी है कि जज भी जाते हैं इलाज कराने के लिए, मीडिया भी इनके वहां, डाकू भी इनके वहां जाते हैं, नेता भी जाते हैं, पत्रकार भी इनके पास जाते हैं। तो इनका काकस इतना बड़ा है कि उस काकस को भेजना हम मीडिया के लिए, अधिकारियों के लिए आसान काम नहीं है। इसी जी यही मैं लखनऊ बात करता हूँ, ग्लोब सेंटर है, ग्लोब मेडिकेयर करके, उसके डॉक्टर 20 साल पहले, दीपक अग्रवाल जी एक छोटी सी दुकान खोल बैठते थे 25 साल पहले। आप देखिए अरबों खरबों में खेल रहे हैं और पेशेंट मर जाते हैं तब भी वेंटिलेटर पर बैठे रहते डाल देते हैं। मैं गवाह हूं, मेरे पिताजी के साथ ऐसा किया गया। मैंने जरा खबर चलाई, कुछ ही दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है और पत्रकारों को दावत दी जाती है। खबर इतनी बढ़िया आती है कि लीवर के भगवान डॉक्टर दीपक अग्रवाल हैं। एक डॉक्टर बात मैं नहीं कर रहा हूं, ये पेशा जब शपथ लेते हैं सेवा की तब तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन उसके बाद क्या होता है, जिले के कोई भी अस्पताल में 35 जिलों में बात कर रहा हूं, 35 जिलों में चले जाइए आप, 73 जिलों में आप चले जाइए, आप किसी भी देख लीजिए जाके, जिला अस्पताल एकदम कलडम है, कोई देखने वाला नहीं। पीएससी सीएससी इतना बुरा हाल है कि कहिए यहाँ जो असिस्टेंट बैठते हैं फार्मासिस्ट, वो अस्पताल चला रहे हैं। जो डॉक्टर सीएमएस पोस्ट किए जाते हैं, एएनएम से ट्रांसफर में पैसा लिया जा रहा है, आपको यहाँ किया जाएगा, आपको यहाँ किया जाएगा, स्टाफ नर्सों से पैसा लिया जा रहा है। और तीमारदारों को तो ये हाल है, मैं लखनऊ में देखता हूँ, ईश्वर अगर बीमार होता है तो सबसे ज्यादा तीमारदार परेशान होते हैं। अरुण जी, आप एक बार मेडिकल कॉलेज लोहिया का आके निरीक्षण कर लीजिए, मैं गलत नहीं कर रहा हूँ। हम तो पत्रकार में बहुत नजदीक देखते हैं, सरकार के ऊपर में उंगली नहीं उठा, इतना पैसा आप दे रहे हैं, लेकिन वो पैसा कहाँ जा रहा है, इस पर भी योगी जी को निगाह डालने की जरूरत होगी। मैं बार बार कहता हूँ, चाहे कृषि विभाग हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, धन की कमी नहीं छोड़ रहे हैं, लेकिन लुटेरे अफसर आपके धन का कितना बंदरबाद कर रहे हैं। जनता त्राय कर रही है। जी, अगर कोई पेशेंट आ जाता है
उनको फोन करता है, मेडिकल कॉलेज में भर्ती करा दिए। बड़ा अफसोस साहब, मेरे 2-3 डॉक्टर वहां हैं, डॉक्टर यूएस पाल साहब हैं, ऐसे 2-3 डॉक्टर हैं। मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं, साहब मेरे गांव जवान का आदमी, इसको भर्ती करा दीजिए। डॉक्टर साहब हैं, मेरे कई पेशेंट भर्ती कराते हैं। ये हाल हम पत्रकारों का है तो सोचिए वो गांव गरीब शोषित वंचित जिसकी चर्चाएं खूब होती हैं, उसका पेशेंट कैसे देखा जाता होगा। ठीक है, पूरे उत्तर प्रदेश कहना चाह रहा हूँ जी, स्वास्थ्य विभाग वेंटिलेटर पर आए और डॉक्टरों की प्राइवेट प्रैक्टिस पर्चा लिखना, और गेट पर जो आप हमारे मित्र कह रहे थे एम्बुलेंस खड़ी रहती है, वो इंतजार करती है कितनी जल्दी उनको रेफर किया जाए और लाभ करके पैसे कमाई दिया और दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जाए। ये पूरे उत्तर प्रदेश में होता है। बलिया नहीं लेने की बात कर रहा हूँ मैं। अगर रात में अस्पतालों में चला जाए, सुनील त्रिपाठी जी हैं और सीनियर डॉक्टर जो है वो आते तक नहीं है, वो ऑन कॉल जो डॉक्टर होता है कह देता है वहीं से रिफर कर दो। ये बलिया की तो सबसे खास टेंडेंसी है। रेफर टू बलिया बात नहीं, उत्तर प्रदेश भी राजधानी बात कर लिया है। मेरे कॉलेज देख लीजिए, बलरामपुर देख लीजिए, लोहिया देख लीजिए, क्रिटिकल केस का मरीज पूरे स्वास्थ्य विभाग के लिए है। ऑन कॉल डॉक्टर हैं, वो जो ऑन कॉल डॉक्टर है और कह देते हैं वहीं से रिफर कर दो। ठीक है अरुण सिंह जी, जो डॉक्टर अपने घरों से अपनी दुकानें चला रहे हैं, ऐसे डॉक्टर्स पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही और अभी तक क्यों नहीं की गई कार्रवाई? कितनी लंबी आप जांच चलवाएंगे? देखिए ऐसा नहीं है कि कार्रवाई नहीं हो रही है, जहां भी डॉक्टर अगर कहाँ हो रही, किसकी हुई, कौन, मुझे बताइए तो जरा गिरफ्त। मैं पूछ रहा हूँ सुनील जी एक सेकेंड, कार्यकाल में कितने सीएम के खिलाफ कार्रवाई की आपने, एक बता दीजिए हमको। किसी डॉक्टर पे कार्रवाई नहीं हो सकती है। अभी एक बता दीजिए। मंत्री जी का दौरा होगा, भाजपा नेताओं का दौरा होगा, सारा केस सॉल्व हो अभी जाएगा। कुछ दिन पहले बलिया के जिलाधिकारी के द्वारा 3-4 डॉक्टरों को नोटिस दी गई, जो डॉक्टर जिनके द्वारा अनियमितता बरती जा रही थी, ऐसे सभी डॉक्टरों को अरुण सिंह जी, मैं उसी पर आ रही थी कि सिर्फ और सिर्फ नोटिस देने से क्या होगा? नोटिस देने से कुछ होता है क्या? वो तो अभी भी अपनी मनमानी कर ही रहे। मानसिकता सेवा की हो तो कुछ ठीक है। दोस्ती अच्छी है डॉक्टर और बलिया के भाजपा नेता, और बलिया के भाजपा ही नहीं, समाजवादी पार्टी हो, कोई भी भाजपा का हो, कोई भी नेता बलिया में इलाज कराते हुए कोई देखा नहीं है, ना ये इलाज कराते हैं। जब इनको दर्द होगा, जब बलिया के अस्पताल में सांसद, बलिया के समाजवादी पार्टी के भी सांसद हो, कोई हो, लेकिन बलिया के लोग तड़प तड़प के मर रहे हैं। मुझे याद है कि शुरू में, अरुण जी एक सेकंड रुक जाइए जुबैर जी, शुरू में एक स्टेटमेंट का दिया गया था और कहा गया था कि कोई भी अस्पताल किसी भी मरीज को रेफर नहीं करेगा और यदि करता है तो उसका लिखित स्पष्टीकरण दिया जाएगा। वो व्यवस्था ही खत्म हो गई है, क्योंकि पता है हमारे पास डॉक्टर्स नहीं है और जो हैं उनको काम नहीं करना है, तो ये रेफरल वाला जो चल रहा है ये खेल चल ही रहा है, अब इसको कोई नहीं रोक रहा। ये व्यवस्था कहाँ गई? ये तो ये स्पष्टीकरण मांगा गया, जवाब लिया गया, आखिर कहा क्यों रेफर करते हैं लोगों को? ये जो पर्चा दवाई का बाहर के लिए लिखा जाता है, किसने दिया आदेश ये करने का? और ये जो भारी भरकम बजट स्वास्थ्य के नाम पर आवंटित होता है, ये कहाँ जा रहा है, किसकी जेब में जा रहा है? देखिए अभी तक बलिया में जो रेफर की व्यवस्था चल रही थी, उसी को सुधार करने के लिए बलिया में क्रिएटिव केयर सेंटर का निर्माण हो रहा है, और निश्चय ही जो बलिया में आजादी के बाद आज तक कभी नहीं हुआ था, पहली बार सेंटर मेडिकल कॉलेज आप तमाम खोल दीजिए, लेकिन जब सेवा करने वाले डॉक्टर नहीं रहेंगे भाई साहब तो क्या करेंगे आप बताइए। देखिए बड़े भाई सुनील त्रिपाठी जी, कुछ डॉक्टरों की मानसिकता गलत हो सकती है, लेकिन इसके लिए पूरे सिस्टम को हम दोषी नहीं कह सकते। निश्चय देखिए हमारी सरकार निष्पक्ष रूप से काम कर रही है, चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत ज्यादा काम हुए हैं। आप देख सकते हैं कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज के अंतर्गत योगी सरकार काम। चलिए अरुण जी, देखिए आपने कह दिया बहुत काम हो रहा है, हमने माना फिर भी नहीं, क्योंकि धरातल पर विश्वास हम रख रहे हैं और हम देख रहे हैं धरातल पर क्या सच्चाई है। ठीक है, तो आपके रटे रटाए जवाब देने से कोई फायदा नहीं है, और स्वास्थ्य मंत्री कितना भी जिले का दौरा कर ले, व्यवस्थाएं जस की तस है, इन पर कोई काम नहीं हुआ है और यही सच है, उसको स्वीकार कर लीजिए। फिलहाल चूंकि वक्त की कमी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और बात कर रहे हैं सिस्टम वेंटिलेटर पर, जिस तरीके से स्वास्थ्य सेवाएं दम तोड़ती हुई नजर आ रही है। स्वास्थ्य मंत्री लगातार कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं व्यवस्थाएं सुधर नहीं पा रही हैं। और के न्यूज की खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, और सीधे आपको देहरादून ले चलते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे सुन लेते हैं। जो भी जानकारी है इसको उन्होंने जानकारियां दी, और 1000
पूरी जांच रिपोर्ट माननीय न्यायालय गई, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और जिला कोर्ट, सारी की सारी कोर्टें उसमें इन्वॉल्व थी। और वो लगाने के जब उसका फैसला आया तो फैसला को ये 3 जो उसमें संलिप्त जिन लोगों के नाम थे वो 3 के 3 आज जेल की सलाखों के पीछे हैं, उनको उम्र कैद की सजा हो गई। उसके बाद फिर से इन दोनों फिर से वो एक वीडियो क्लिप, ऑडियो क्लिप आपस में बात करते हुए 2 लोगों की एक ऑडियो क्लिप के आधार पर फिर से उसको जो है हवा दी गई कि भाई इसमें कोई शामिल है, कोई नहीं है। तो हमने कहा कि नहीं, जब ये मामला आ गया है तो उनके माता है इस घटना, तो उनके माता पिता हैं। कुछ लोग केवल राजी करना चाहते हैं जिनके पास कोई मुद्दा नहीं है, बार बार उस बेटी की आत्मा को झकझोरने का काम करते हैं। जब सरकार सब काम कर रही है, प्रशासन सब काम कर रहा है, फिर लेकिन उनके माता पिता ने बात करी, उनको मैंने यहाँ संदेश भिजवाया कि मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। आए मेरे पास, मैंने कहा बताइए आप क्या चाहते हैं इसमें। उन्होंने हमको कहा कि इसमें एक VIP का जैसा नाम आ रहा है और हम चाहते आप इसकी जांच करवा दीजिए। उन्होंने एप्लीकेशन लिख के दी, हमने जो है CBI के लिए संस्तुति कर दी उन एप्लीकेशन के साथ। अब CBI की जांच हो रही है, लेकिन कुछ लोगों को चूंकि और कोई उनके पास मुद्दा ही नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है, बार बार भावनाओं से खिलवाड़ करने का काम कर रहे हैं। अरे भाई, जब आप पूरा उनके माता पिता कह रहे थे, लोग थे, अब CBI करवा दी है। CBI जांच करेगी, दूध का दूध और पानी भी लोग हैं उसमें। जब उन्हीं के ऊपर CBI हो रही थी तो भाग रहे थे, कहते CBI ठीक काम नहीं करती है, आपने भी सुना होगा। लेकिन अब और केवल जो है राजी मुद्दा बनाने के लिए वो बार बार CBI की बात करते हैं। मैं इसके बारे में भी कहीं नहीं बोला, मुझे लगा कि मेरी इतनी सारी बहनें एक साथ आई हैं, तो चूंकि एक बेटी से जुड़ा हुआ मामला है, एक बहन से जुड़ा हुआ मामला है, तो आप सबके सामने स्पष्ट होना चाहिए। हमारी मंशा साफ है, हम किसी को कोई बचाना नहीं चाहते। हमने कहा किसी के पास कोई दस्तावेज हो, कोई सबूत हो, करेगी CBI जांच करेगी, पुलिस जांच करेगी। अब जांच हो रही है तो कम से कम जांच होने दीजिए, उस पर सब्र रखिए। बार बार केवल एक ही लेकर आप लोग जो है इसलिए आते हैं कि आपको पता है कि आपको अन्य किसी मुद्दे पर कोई जनसमर्थन नहीं मिलने वाला है, आप जनता के द्वारा नकार दिए गए हो, बार बार इसको। तो मैं इस अवसर पर आप सभी बहनों का बहुत आभारी और आप सबको आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारी सरकार किसी भी मामले में किसी अपराधी को बचाने का काम नहीं करेगी, बिल्कुल पारदर्शिता के साथ काम करेगी, दूध करेगी, पानी का पानी करेगी। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि आपका ये भाई आपके अधिकारों और आपके सम्मान की रक्षा के लिए पूरी शक्ति के साथ, पूरी निष्ठा के साथ और समर्पण के साथ निरंतर काम हम करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि एकल मुख्यमंत्री महिला स्वरोजगार योजना के माध्यम से हमारी मातृशक्ति बहनें न केवल को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाएंगी, बल्कि उत्तराखंड को देश का अग्रणी राज्य बनाने के हमारे विकल्प रहित संकल्प को साकार करने में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे। इसी विश्वास के मैं आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। हमारे स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है और सबसे पहले हम बात करेंगे यूपी बजट सत्र शुरू।
उत्तर प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो चुका है। 9 फरवरी से शुरू हुआ ये सत्र 19 फरवरी तक चलेगा। पहले दिन ही राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के अभिभाषण के दौरान विपक्ष ने जमकर हंगामा किया, जबकि सर्वदलीय बैठक में विपक्ष ने आश्वासन दिया था कि बजट सत्र में शांति बनाए रखेंगे। वहीं बजट सत्र से पहले सीएम योगी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि विधानमंडल डेमोक्रेसी का एक जरूरी पिलर है। यूपी को पिछड़ेपन से निकालकर भारतीय इकोनॉमी में एक बड़ी ताकत के तौर पर स्थापित किया गया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र सोमवार से शुरू हुआ। ये सत्र 9 फरवरी से 20 फरवरी तक चलेगा, जिसमें योगी सरकार वित्तीय वर्ष 2026 से 27 के लिए अपना बजट पेश करेगी। विधानसभा सचिवालय द्वारा बजट सत्र का कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। योगी सरकार 2.0 का आखिरी बजट 11 फरवरी को पेश किया जाएगा। वहीं सत्र के दौरान राज्यपाल ने अपने भाषण में अपराध के खिलाफ सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति का जिक्र किया, लेकिन विपक्ष ने इस पर सवाल उठाते हुए शोर शराबा किया। तो वहीं सत्र से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मीडिया से मुखातिब हुए। उन्होंने कहा कि गवर्नर के भाषण के बाद पहली बार उत्तर प्रदेश का इकोनॉमिक सर्वे सदन में पेश किया जाएगा। सीएम ने दावा किया कि यूपी को पिछड़ेपन से निकालकर भारतीय इकोनॉमी में एक बड़ी ताकत के तौर पर स्थापित किया गया है। सीएम ने साफ कहा कि विधानमंडल बातचीत का मंच है, रुकावट डालने का नहीं। उनका कहना था कि मुद्दे उठाने ही तो चर्चा के जरिए उठाइए, हंगामे से नहीं। बजट सत्र में 2 महत्वपूर्ण एजेंडे होते हैं। एक माननीय राज्यपाल जी का अभिभाषण और दूसरा सामान्य बजट। माननीय राज्यपाल जी का अभिभाषण वह सरकार की उपलब्धियों और भारी कार्य योजना का सरकार का अपना एक दस्तावेज होता है, जिसे राज्यपाल जी के माध्यम से सदन के माध्यम से पूरे प्रदेश के जनता जनार्दन को समर्पित किया जाता है और यह सभी माननीय सदस्य फिर उस पर चर्चा करते हैं। ये सभी कार्रवाई को आज माननीय राज्यपाल जी के द्वारा अपना अभिभाषण संवेद सदन को संबोधन के माध्यम से यहां दिया जाएगा। दूसरा सामान्य बजट 11 फरवरी को वर्ष 26-27 का सामान्य बजट प्रस्तुत होगा और फिर इस पे चर्चा होगी। फिर अंत में अनुदान मांगों को पारित करने के साथ ही बजट सत्र जो आज 9 फरवरी से लेकर के 20 फरवरी तक चलेगा, यह बजट सत्र का एक कार्यक्रम हम लोग लेकर के आए हैं। आज माननीय राज्यपाल जी के भाषण के बाद जब अभिभाषण सदन के पटल पे रखा जाएगा, उसके तुरंत बाद उत्तर प्रदेश का आर्थिक सर्वेक्षण भी सदन में प्रस्तुत होगा। वहीं उत्तर प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के दौरान पहली बार वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने आर्थिक सर्वे पेश किया। रिपोर्ट के अनुसार यूपी की अर्थव्यवस्था तेज गति से आगे बढ़ रही है। वित्त मंत्री ने बताया कि प्रदेश का जीडीपी 30 लाख करोड़ से अधिक का हो चुका है। यही नहीं, अगले वित्तीय वर्ष में ये 36 लाख करोड़ के पार होगा। आपको बता दें कि इससे पहले राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के अभिभाषण के दौरान समाजवादी पार्टी का जोरदार हंगामा
किया और हंगामे के बीच राज्यपाल ने अभिभाषण पूरा किया और फिर आर्थिक सर्वेक्षण के बाद सदन को स्थगित कर दिया गया। समाजवादी पार्टी SIR, अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा व तमाम मुद्दों को लेकर हंगामा कर रहे थे। समाजवादी पार्टी के विधायक गवर्नर मैडम गो बैक के नारे लगा रहे थे। सदन के अंदर भारी हंगामे के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने सदन में मुस्कुराते हुए मेज थपथपाई और कहा कि सरकार सभी मुद्दों पर बहस के लिए तैयार है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और अन्य भाजपा विधायकों ने जय श्री राम के नारे लगाकर जवाब दिया। वहीं समाजवादी पार्टी के विधायकों ने राज्य सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ सोमवार को विधानसभा परिसर में प्रदर्शन भी किया। सपा विधायकों ने हाथों में तख्तियां लेकर आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पीड़ित समुदाय के अधिकारों से खिलवाड़ कर रही है। रानी अहिल्याबाई होलकर का पोस्टर थामी पार्टी सपा विधायक ने वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर ध्वस्तीकरण का मुद्दा उठाया और आरोप लगाया कि सरकार ने होलकर का अपमान किया, जिन्होंने करीब 300 साल पहले घाटों का विकास कराया था। फिलहाल अब देखना ये होगा कि बजट सत्र में विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच चर्चा किस तरह आगे बढ़ती है। क्या वाकई संवाद होगा या फिर हंगामे का सिलसिला जारी रहेगा। मनीष तिवारी हमारे संवाददाता अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, अब बजट सत्र की शुरुआत, उत्तर प्रदेश के बजट सत्र की शुरुआत हो चुकी है और इस दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जो है नोकझोंक जो है वो साफ तौर पर देखने को मिली है। क्या कुछ देखने को मिला इस दौरान पहले दिन की शुरुआत में? जी बिल्कुल, जिस प्रकार से आज पहला ही दिन था और जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी के जो सभी विधायक जो है लगभग वो विधानसभा में पहुंच करके और उनके द्वारा जो है विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। जिस प्रकार से उनका अहिल्याबाई से लेकर के जो है उनका SIR और बेरोजगारी और कानून व्यवस्था को लेकर के जो है उनके द्वारा जो है काफी देर तक जो है विरोध किया गया। उनके द्वारा ये कहा गया कि सरकार बिल्कुल कामयाबी के दर पे नहीं है। जिस प्रकार से जो है आज राज्यपाल जी का जो अभिभाषण होगा उसमें जो है सरकार की जो खूबियां बताई जाएंगी वो बिल्कुल बेबुनियाद है। इसी को लेकर के जो है आज समाजवादी पार्टी की तरफ से इसकी शुरुआत की। जैसे ही राज्यपाल महोदया का अभिभाषण की शुरुआत हुई वैसे ही समाजवादी पार्टी की तरफ से जो है विधानसभा सत्र के दौरान उनके द्वारा लगातार हंगामा देखने को मिला। लगातार उनके द्वारा जो है अभिभाषण को लेकर के जो है विरोध किया गया, जिसको लेकर देखा जाए तो वो राज्यपाल आनंदीबेन के द्वारा जो है अपने भाषण को जो है उसको शराबे के बीच पूरा जरूर किया गया। लेकिन जिस प्रकार से जो समाजवादी पार्टी का जो विरोध था वो विरोध जो है देखने को मिला, जो उनकी रणनीति के तहत था, उन्हीं बिंदुओं को लेकर के वो लगातार जो है भाषण के दौरान जो है अपना विरोध जाहिर करते रहे। जिस प्रकार से देखा जा सकता है कि मुख्यमंत्री भी जो है मीडिया के सामने मुखातिब हुए और उनके साफ तौर से उनका भी ये कहना रहा कि पहले आज राज्यपाल का भाषण होगा और हम विपक्षी दलों से अपील करते हैं कि हम उनके सारे सवालों का जवाब देंगे। साथ ही साथ उन्होंने जिस प्रकार से जो है अपनी तरक्की के बारे में, जिस प्रकार से ग्रोथ के बारे में बताया कि हम लगातार किस प्रकार से जो है ग्रोथ करते जा रहे हैं। ग्रोथ के दौरान उनके द्वारा ये भी बताया गया कि जिस प्रकार 2016 से 17 तक जो हमारी जो 13,30,000 करोड़ जो है अर्थव्यवस्था थी वो 25 में जो है 30 लाख 25 तक पहुंच गई और उसके बाद 25-26 में जो है मेरी अर्थव्यवस्था करीब 36 लाख करोड़ के आसपास पहुंच जाएगी। तो इसी के तहत उनके ये भाषण जो है मुख्यमंत्री के द्वारा भी रहा और लगातार वहां पर विपक्षी दल विरोध करते रहे और भाषण का भी राज्यपाल जी भाषण का भी विरोध करते रहे, मुख्यमंत्री के दावों की बात को खोखला साबित करते रहे। तो इसी प्रकार से ये आज शोर शराबे वाला जो है सत्र देखने को मिला। जी निश्चित रूप से मनीष, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो विधानमंडल डेमोक्रेसी का एक जरूरी स्तंभ यूपी विधानसभा बजट सत्र 2026-27 की शुरुआत हुई है और अब हम बात करेंगे सतत विकास पर। राष्ट्रीय संगोष्ठी देहरादून में आज एक खास आयोजन हुआ जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हिमालयी क्षेत्रों की सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण पर गहन विचार रखते हुए प्रख्यात विचारक डॉक्टर नित्यानंद को श्रद्धांजलि दी है। डॉक्टर नित्यानंद का यह जन्म शताब्दी वर्ष है और इस अवसर पर एक राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। इस खास रिपोर्ट में देखिए।
देहरादून में एक विशेष अवसर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हिमालयी क्षेत्रों के सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण पर गहन विचार रखते हुए प्रख्यात विचारक डॉक्टर नित्यानंद को श्रद्धांजलि अर्पित की। डॉक्टर नित्यानंद, जिन्होंने अपना पूरा जीवन हिमालय और उसके पर्यावरण को समझने और सुरक्षित रखने में समर्पित किया, उनकी दूरदर्शी सोच आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। सीमांत क्षेत्रों में बिगड़ती डेमोग्राफी और पलायन जैसी समस्याओं पर उन्होंने बहुत पहले चिंता जताई थी। आज देहरादून में संचालित डॉक्टर नित्यानंद हिमालय शोध एवं अध्ययन केंद्र उनके विचारों को आगे बढ़ाने का एक सशक्त माध्यम